Welcome to CR International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हमने सामाजिक और राजनीतिक बुक स्टार्ट की थी अपनी, जिसका हम चैप्टर नंबर 1 ही हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, जिसका नाम था विविधता की समझ। ठीक है, इसका कुछ टॉपिक हम पढ़ चुके थे और हम आगे रीड करते हैं। आज हम बात करेंगे विविधता हमारे जीवन को समृद्ध कैसे करती है। हमने कल जाना विविधता होती क्या है। विविधता यानी हमारा देश विविधताओं यानी कि अनेकता का देश है। ठीक है, भारत में अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं और हमने ये बात समझाने की कोशिश की एक स्टोरी के द्वारा, समीर 1 और समीर 2 की कहानी, जिसके अनुसार समीर 1 हिंदू था और समीर 2 मुस्लिम था। लेकिन फिर भी उन दोनों बच्चों के बीच में दोस्ती हो गई। एक पढ़ा लिखा था और एक पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी ये जो विविधताएं थी उसके बीच में कोई मैटर नहीं कर पाई और दोनों बच्चों के बीच में दोस्ती हुई। आज हम जानेंगे कि विविधता हमारे जीवन को समृद्ध कैसे करती है। देखिए आप, जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने, दोनों आपको पता है फ्रेंड बन गए थे, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होंगी या आपके भी दोस्त होंगे जो आपसे बहुत अलग होंगे। ठीक है, बहुत अलग हो सकते हैं। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग तरह के त्योहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहन कर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। जैसे यदि हमारे आसपास देखें, हमारे स्कूल में पंजाबी बच्चे हैं, ठीक है, राजस्थान के हैं और हरियाणा के हैं, तो उनका कल्चर डिफर है, उनके पहनावे में भी चेंज है, उनके थोड़े से खान पान रहन सहन, उनकी बोली भी चेंज है। तो हम एक दूसरे की चीजों को देखते हैं और ये हमारी लाइफ को काफी इंटरेस्टिंग भी बनाती हैं। आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियां पसंद होंगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। कहानियां बच्चों को बहुत पसंद है और बच्चे खुद भी कहानी बनाना बहुत पसंद करते हैं। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है और उसको पढ़कर और ज्यादा कहानियां बनाने के लिए हमें नए नए विचार मिलते हैं। जब भी हम कोई न्यूज स्टोरी पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में कई आइडिया स्ट्राइक करते हैं, कई विचार आने लगते हैं कि किस तरीके से ये स्टोरी और बेहतर हो सकती थी, या हम एक नई स्टोरी भी बनाने लगते हैं। जो लोग कहानियां लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। मतलब जो कहानी लिखने वाले जो लेखक हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग डिफरेंट वो सोर्सेज, डिफरेंट बुक्स हो गई और लोगों के जीवन से प्रेरणा लेते हैं, कल्पना करते हैं, विचार करते हैं कि क्या हो सकता है और कहानियों को लिखते हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नजदीक रहे और जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में उन्होंने कहानियां लिखी। मतलब कई बार तो क्या होता है, लेखक अपने आप को वैसा ही माहौल देते हैं। मीन्स अगर उन्होंने जंगल के बारे में स्टोरी लिखनी है तो वो जंगल में जाकर रहते हैं। मीन्स वो ऐसे चाहते हैं कि उनकी माइंड में ऐसे विचार आए, और ऐसे विचार तभी आते हैं जब मानव उस तरह के वातावरण से परिचित हो। तो उन्होंने दोस्ती की और लड़ाइयों के बारे में कहानियां लिखी कि जानवरों की दोस्ती कैसे होती है, जानवरों के बीच लड़ाइयां किस प्रकार हुई। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। जैसे हम राजा और रानी की कहानियां पढ़ते हैं, उस तरीके से उन्होंने राजा और रानी की कहानियां पढ़ी और उन्हें प्रेरणा मिली और उन्होंने प्यार भरे किस्से लिखे। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए, स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकालकर कुछ साहस की कहानियां लिखी। मतलब जब हम बड़े हो जाते हैं तो अपने बचपन में हमारे फ्रेंड्स के साथ क्या रिश्ते रहे, क्या ऐसी कोई एक घटना जिसको वो कहानी का रूप दे देते थे। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियां आपने सुनी है या पढ़ी हैं, उन सभी कहानीकारों को या कहानी सुनाने वालों को एक ऐसी जगह रहना पड़े जहां केवल 2 ही रंग के कपड़े पहने जाते हैं। सोचो, कहानी बनाने वाले लोग एक ऐसी जगह पर रहें जहां पर 2 ही रंग के कपड़े पहने जाते हैं, और वो 2 रंग कौन से, एक लाल और एक सफेद। एक तरह का ही खाना खाते हो, एक जैसा ही खाना हो, शायद आलू। समान रूप से वहां पर 2 ही पशु पक्षी रहते हो। उदाहरण के लिए मान लो कोई भी हिरन या कौवा दिया है आपकी बुक में, कोई भी आप जानवर लगा सकते हैं। केवल सांप सीढ़ी के खेल से ही अपना मनोरंजन करते हो, तो ऐसी जगह रहकर वो क्या कहानी लिख पाएंगे। सोचिए, 2 ही लोग रह रहे हैं, एक जैसा खाना खा रहे हैं, 2 ही पशु पक्षी हैं और कुछ तो देखा नहीं, तो उनके माइंड में नए विचार आएंगे नहीं, वो उन्हीं से रिलेटेड उनके जीवन बहुत बोरियत होगा। लेकिन
यदि वो ऐसी जगह पर रहते हैं, यहाँ पर बहुत से जानवर, बहुत से मानव, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग, अलग अलग भाषाओं को मानने वाले लोग रहेंगे, अलग अलग आयु वर्ग के लोग होंगे, छोटे बच्चे भी, बड़े भी, ठीक है, बुजुर्ग भी, तो उनके माइंड में नई नई कहानियां आएंगी और उनका जीवन भी कुछ इंटरेस्टिंग, मनोरंजक होगा। खेलने के लिए बहुत सारे गेम होंगे जिससे उनके दिमाग में कहानियों के नए नए विचार प्रफुल्लित होंगे। अब हम बात करते हैं भारत में विविधता। जैसा कि टॉपिक ही बता रहा है, भारत में विविधता यानी कि भारत में अनेकता। आपको पता है भारत अनेकताओं का देश है। भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, लगभग 8 धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं, अलग अलग खान पान, अलग अलग वेशभूषा, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा अनेकता है भारत में। भारत के जो लोग हैं अलग अलग धर्मों के, अलग अलग राज्यों में रहने वाले हैं, उनके भाषा अलग, खान पान अलग, रहन सहन अलग। जब हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं तो हम इस चीज को जान पाते हैं कि वो हमसे कितने डिफर हैं, ठीक है। उनका रहन सहन, बोली, खान पान, हमें सबको डिफर मिलता है बेटा। यहाँ तक कि क्लाइमेट भी चेंज हो जाती है कई बार। तो देखिए, भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचें तो हम एक ही तरह की चीजें करते हैं और वह हमारे करने के तरीके से अलग है। मतलब धर्म अलग है लेकिन हम मानते तो हैं किसी धर्म को, भाषा अलग लेकिन हम अपने विचार प्रकट करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। खाना पेट भरने के लिए खाना खा रहे हैं, खाना डिफर तरीके से बनाया जा सकता है लेकिन उसका उद्देश्य तो एक ही है। मतलब हमारे करने के तरीके अलग हैं, हम एक ही जैसी चीज करते हैं। हम विविधता को कैसे समझें, कैसे समझ सकते हैं हम विविधता को? देखिए, करीब 200-225 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस, कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थी, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज में, घोड़ों या ऊंटों पर बैठकर या फिर पैदल चलकर। मतलब जब बस नहीं थी, एरोप्लेन नहीं थे, ट्रेन नहीं थे, तो क्या मानव यात्रा नहीं करता था? मानव तो भी यात्रा करता था। या तो वो पैदल चला जाता था या वो अपने जानवरों का इस्तेमाल करता था। जो भी जानवर वो पालतू बनाकर रखता था, अपने जानवरों के ऊपर सामान लादकर, तो वो यात्रा करता था। यात्रा तो मानव स्टार्टिंग से ही करता आ रहा है, क्योंकि मानव को कभी भोजन की तलाश में घूमना पड़ता, कभी वो पानी की तलाश में घूमता, ठीक है। धीरे धीरे जो है मानव ने प्रगति की और ये जो हमारे पर्यावरण के जो परिवहन के जो साधन है वो बन गए। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए नई जमीन की तलाश या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। खेती के लिए मतलब खेती के लिए जमीन चाहिए, ऐसी जगह जहां पानी मिल जाए। पानी कहाँ मिलेगा? जो नदियों के किनारे हों। या फिर व्यापारी अपने सामान को बेचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। क्योंकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसीलिए कई लोग नई जगह पर जाकर अक्सर काफी लंबे समय तक ठहर जाते। यात्रा मतलब पैदल जाते थे, तेज चलने वाले तो परिवहन के साधन थे नहीं, तो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में बहुत लंबा समय लग जाता था, इसलिए वो उस जगह पर पहुंचकर काफी लंबा समय रहते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार कई लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। सूखा पड़ जाता था, अकाल पड़ जाता था, तो भोजन की कमी होती थी, तो लोग उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाते थे। उन्हें जब पेट भरकर खाना नहीं मिलता तो वे एक नई जगह पर जाकर बस जाते। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण से अपने घर को छोड़ देते। कोई मतलब कहीं पर सूखा पड़ गया तो वो लोग चले गए भोजन की तलाश में। यहाँ काम की कमी है तो काम ढूंढने के लिए नई जगह पर चले गए, या फिर वहां पर किसी ने आक्रमण कर दिया तो उस युद्ध से डरकर बचकर निकलने के लिए लोग नई जगह की तलाश करते थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। अब नई जगह गए तो नई जगह पर नए लोग रह रहे हैं, उनकी भाषा अलग, उनका खान पान अलग, उनका रहन सहन अलग, तो लोगों के व्यवहार में भी परिवर्तन आता था। कुछ चीजें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीजें वे अपने पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे। मतलब कुछ तो नया अपना लिया, कुछ अपना पुराना ही चलता रहा। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता रहता था। मतलब उनकी संस्कृति कुछ और थी, वो नई जगह पे गए, उनकी कुछ चीजें अच्छी लगी तो उन्होंने अपना लिया। इस तरीके से आदान प्रदान चलता ही रहता था और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी कि मिली जुली संस्कृति उभर कर आई। अगर अलग अलग क्षेत्रों के इतिहास को देखें तो हमें पता चलेगा
कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहां के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते हैं। कह रहे यदि हम अपने इतिहास के बारे में देखें, यदि हम अपनी हिस्ट्री के बारे में जाने तो हमें पता चलेगा कि किस तरीके से वहाँ के जो सांस्कृतिक प्रभाव थे, जो कल्चर इफेक्ट थे, उन्होंने लोगों की संस्कृति को आकार देने में बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन किया है। ठीक उसी प्रकार अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य को बिठाते हैं। सामंजस्य मतलब तालमेल बिठाना, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाके में रहने में बड़ा फर्क होता है। जो समुद्र के पास रह रहे हैं क्लाइमेट भी डिफर होगी, पहाड़ी इलाके में रह रहे हैं वहां भी क्लाइमेट डिफर होगी, डिफर टाइप के अनाज वहां पर उगाए जाते होंगे, लोगों का पहनने का ढंग अलग होगा क्योंकि पहाड़ी इलाकों में सर्दी होगी और जो समुद्र के किनारे हैं वहां ना गर्मी होती है और ना ही सर्दी होती है। न केवल वहां के लोगों के कपड़ों और खान पान की आदतों में फर्क होगा बल्कि जिस तरीके के भी काम करते हैं वे भी अलग हो जाएंगे, क्योंकि उनके रहन सहन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो उनका काम भी डिफर हो जाता है। शहरों में जो समुद्र के किनारे जो सिटी बसी हैं वहां पर जो लोग हैं क्या करते हैं, अक्सर शहरों में लोग अक्सर यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरीके से गहराई से जुड़ा है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरले ही सब्जियां अनाज उगाते हैं। सब्जियां अनाज नहीं उगाते, सब्जियां अनाज के लिए वो किसानों पर निर्भर करते हैं। वो किसानों पर डायरेक्टली तो निर्भर नहीं करते कि भाई डायरेक्ट जाकर किसान से खरीदेंगे, वो बाजार पर निर्भर करते हैं। यदि उन्हें कोई चीज चाहिए तो वो मार्केट जाएंगे, मार्केट से उस चीज को परचेज कर आएंगे। और मार्केट में वो चीज कहाँ से आ रही है, मार्केट में वो चीज फैक्ट्री से आ रही है और फैक्ट्री से फैक्ट्रीज को रॉ मटेरियल किसानों से मिल रहा है। ठीक है, आइए भारत के दो भागों लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। मतलब इसके बाद हमारे यहाँ पर लद्दाख और केरल इन दोनों के बारे में दे रखा है। हम दोनों के बारे में जानते हैं और पता करते हैं कि किस तरीके से विविधता के कारण उनके व्यापार में फर्क पड़ रहा है, उनके रहन सहन में फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं लद्दाख के बारे में। लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश नहीं होती, सूखा प्रदेश है, बारिश नहीं है तो खेती बहुत कम होती है। यहाँ यह इलाका हर वर्ष काफी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है और इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के लिए पानी की कमी रहती है और गर्मियों के महीने में जो बर्फ पिघलती है लोग उसी पर डिपेंड करते हैं कि बर्फ पिघलेगी और उन्हें पानी मिलेगा। यहाँ के लोग एक खास किस्म की भेड़ को पालते हैं जिससे उन्हें पश्मीना मिलता है। पश्मीना जो ऊन है वो बहुत ही गर्म होती है और ये बहुत ही कीमती ऊन है, इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं और मुख्यतः कश्मीर में पश्मीना शॉल ही बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे कि मक्खन, चीज एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास गाय, बकरी या यौक तो होता ही है। रेगिस्तान में रहने का यह मतलब तो नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हो। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता मिल गया क्योंकि यहाँ कई घाटियां हैं जिनसे गुजरकर हम मध्य एशिया के काफिले से उस इलाके में पहुंच पाते हैं जिसे हम तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम और दरिया लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत में पहुंचा। मतलब भारत से जब बौद्ध धर्म गया तो लद्दाख के रास्ते ही वो तिब्बत तक पहुंचा। लद्दाख को हम छोटा तिब्बत भी कहते हैं क्योंकि करीब 400 साल पहले यहाँ लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ। मतलब मुस्लिम धर्म भी यहीं से ही फैला क्योंकि तिब्बत से जो लोग आए उसके कारण इस्लाम धर्म भी तिब्बत में आया। यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सांगा तिब्बत का ग्रंथ है। लद्दाख में काफी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक भी खेलते हैं। तो बेटा आज हम भारत की विविधताओं के बारे में दो जगहों पर बात करने वाले थे, लद्दाख के बारे में और केरल के बारे में। आज हमने लद्दाख के बारे में की कि लद्दाख के जो लोग हैं वो क्या व्यापार करते हैं। खास तौर पर पश्मीना ऊन जो उनकी भेड़ से मिलती है, वो भेड़ को पालते हैं, पश्मीना ऊन को इकट्ठा करते हैं, व्यापारियों को बेचते हैं,
खाना उनका अलग है, वो मांस खाते हैं, दूध और दूध से बने पदार्थों का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब कल हम इसमें केरल के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम इन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे कि किस तरीके से लद्दाख के लोगों का जीवन केरल के लोगों के जीवन से भिन्न था। ओके।